नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वाले वीडियो की पीडीएफ यहाँ मिलेगी, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे मिलेगी डेली पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा फ्री टेलीग्राम, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप यूट्यूब में हैं। हाय, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यहाँ हम यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट करने वाले हैं। यह इनिशिएटिव पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होने वाला है, जहाँ हम हर रोज कुछ जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच सिखाना। दूसरा, यहाँ पे दिए गए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपका एक नॉलेज बेस डेवलप करना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी नोटिफिकेशन है जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलती हैं। इसके अलावा हमारे ऑसम कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे इन दो नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। यूपी पीसीएस या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस के लिए हमारे पास बहुत से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स हैं। उनके बारे में भी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, जो कि प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए इन दो नंबर्स पे ज़रूर कॉल करिए। इसके अलावा आने वाले 28 जून से हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ नए टेस्ट सीरीज शुरू हो रहे हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पे ज़रूर कॉल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर रोज़ हमारा क्या फॉर्मेट होने वाला है। हर रोज़ क्या क्वेश्चंस आगे वीडियो में डिस्कस हुए हैं उनका मैं एक ओवरव्यू दूंगा। जैसे यहाँ पर जीएस के 4 क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर GS1 का पहला क्वेश्चन है, द रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इज चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन डिस्कस। मतलब वैश्वीकरण के कारण भारत में जो भी महिलाओं की रोल और स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। दूसरा, प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं, दबाव समूह क्या होते हैं और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में इनके द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है GS3 इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पे यूपी इकोनॉमी का मैंने क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन है 2024 तक यूपी ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पाने का लक्ष्य रखा है। इसको पाने में क्या अवसर हैं, क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी GS3 का ही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। वाई डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को अपनी स्पेंडिंग को क्यों बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी है। आपको जो पसंद आए वो पढ़ सकते हो आप। मैं एक्सप्लेन दोनों ही बाइलिंगुअल में करने वाला हूँ। चलिए, क्वेश्चन था हमारा कि क्या चेंजेस जो स्टेटस और रोल में आए विमेन के ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं। आपको इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना है कि ये दोनों चीज़ों को आप लिंक कर सकें। जैसे ग्लोबलाइजेशन और स्टेटस एंड रोल ऑफ वुमेन को आपको जोड़ना है। कोई भी ऐसा इंट्रोडक्शन मत लिखिएगा जिसमें सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की डिफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन का थीम वो नहीं है तो वो नहीं करना है। देखिए कैसे लिंक करते हैं। मैंने लिखा है ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेटेड इंक्रीज इन मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब होता है गतिशीलता। ये गतिशीलता 2 तरीके की हो सकती है, एक सोशल प्लस इकोनॉमिक मैंने लिखा है। देखिए क्या मतलब है सोशल मोबिलिटी का, क्या मतलब है। आपकी सोसाइटी में एक पहले से रोल फिक्स था, विमेन को यही करना है, इसके अलावा ये नहीं करना है, घर में ही काम करना है, बाहर काम नहीं करना। तो एक तरीके का सोशल लिमिट सेट थी। इकोनॉमिक लिमिट क्या थी, घर में ही रहना है, बाहर के काम मर्द करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, इन दोनों चीज़ों में चेंजेस किए हैं। तो गतिशीलता लाई है किन चीज़ों में, 2 रिस्पेक्ट में, सोशल रिस्पेक्ट में भी और इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में भी। फिर से डिफिनेशन पे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेटेड इंक्रीज इन मोबिलिटी, ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। मतलब गतिशीलता में वृद्धि, नए अवसरों का उद्घाटन और सामाजिक संरचना का पुनर्गठन किया है। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को आपने जोड़ दिया किससे, स्टेटस एंड रोल ऑफ वुमेन से। ये होता है इंट्रोडक्शन लिखने की आर्ट, ठीक है। आपको दोनों चीज़ों को लिंक करके चलना है, यही है तरीका। इसके अलावा क्या, यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इसको ध्यान दीजिए आप। कोई भी तरीके का सोशल चेंज होता है ना, तो वो 3 लेवल पे होगा। क्या, पहला इंडिविजुअल, उसके लाइफ में कुछ चेंज होगा, कुछ फैमिली लाइफ में चेंज होगा और कुछ सोसाइटी के लाइफ में चेंजेस होंगे, ठीक है। और ये चेंजेस 3 स्फीयर में होते हैं, क्या, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी। तो आपको जब भी कोई सोशल चेंज के बारे में क्वेश्चन आए, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से ओल्ड एज को इफेक्ट किया है, उसमें भी आप लिख सकते हैं कि ओल्ड एज के इंडिविजुअल पे कुछ अंतर पड़ेगा, ओल्ड एज जो फैमिली में है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, और ओल्ड एज इन जनरल जो सोसाइटी में है उसके साथ कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस भी 3 तरीके के होंगे,
पॉलिटिकल चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे, कुछ इकोनॉमिक चेंजेस होंगे। इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो सकते हैं, वो लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, उस तरीके से सोशल चेंजेस भी कुछ होंगे। ये होता है सोचने का तरीका। क्वेश्चन में हमेशा अप्रोच सीखिए, सोचना कैसे है, लिखना क्या है ये ज़रूर आ जाएगा। इतने सारे वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा, इतने सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या लिखना है, दिक्कत नहीं होगी, कैसे लिखना है ये सीखना है, यही है आर्ट। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले बात की ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे ये जुड़ा हुआ है स्टेटस एंड रोल ऑफ वुमेन से। अब बात करेंगे हम इंडिविजुअली, क्या सोशल चेंजेस ऐसे किए ग्लोबलाइजेशन ने जिसकी वजह से स्टेटस और रोल में चेंज हुआ, क्या पॉलिटिकल और क्या इकोनॉमिक चेंजेस ऐसे हुए हैं। सोशल चेंजेस में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया मूव कर रहा है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ मूव कर रहा है। सेंसस 2011 क्या कहता है, कहता है कि इंडिया में 52% जो परिवार हैं वो एकल हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग को यही लगता है कि आज भी इंडिया में मैक्सिमम जो फैमिलीज हैं वो ज्वाइंट फैमिलीज है, लेकिन नहीं। सेंसस कहता है कि 52% फैमिलीज तो ऐसी हैं जो न्यूक्लियर हैं यानी कि एकल हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ी हैं। जब न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती हैं तो उसमें क्या होता है, विमेन का रोल जो होता है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो जाता है, विमेन इंडिपेंडेंट हो जाती है, खुद से डिसीजन ले सकती है, इक्वली अपनी बात रख सकती है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट वुमेन की लाइफ पे दिख रहा है। इसके अलावा क्या, चेंज इन लाइफस्टाइल। ग्लोबलाइजेशन में आपको पता है कि शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण का क्या, शहरीकरण की वजह से लाइफस्टाइल महंगी होती जा रही है। ऐसे केसेस में एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कभी कभी दोनों पार्टनर्स को काम करना होता है। जब दोनों पार्टनर काम करेंगे यानी कि एक इक्वालिटी आ गई, एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई, ठीक है। इस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उसके अलावा एजुकेशन, एजुकेशन में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि किस तरीके से एजुकेशन वुमेन को एक अच्छी पोजीशन पे लेके जा रहा है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हमारी सोसाइटी में कुछ नई चीज़ें आई हैं जिनको नया एक्सेप्टेंस मिला है। क्या, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, LGBTQ, ये क्या है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें एक विमेन के, तो पहले ये चीज़ें उसके लिए टैबू मानी जाती थी, ठीक है। आज की डेट में इन चीज़ों को क्या किया गया है, हमारे कोर्ट्स द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि क्या, एक तरीके की इंडिपेंडेंस दी जा रही है उनको, एक तरीके का ये इंडिविजुअल एम्पावरमेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा ना इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उनमें से एक ही है। तो सोशल हमने अच्छी खासी बात कर ली। इकोनॉमिक चेंजेस से क्या किए हैं ग्लोबलाइजेशन में, पहला, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मैक्सिमम जॉब्स कहाँ क्रिएट हुई, अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में मेल माइग्रेट किए गांव से, तो गांव की खेती किसके जिम्मे आई, फीमेल के, यानी कि इसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज कृषि का नारीकरण। और इसकी वजह से क्या आई, आर्थिक स्वतंत्रता। जब भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इनका बढ़ेगा तो हम इसको एक टर्म देते हैं LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो श्रम शक्ति में भागीदारी दर जो है विमेंस की वो भी बढ़ रही है थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा क्या, कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए खुल रही हैं। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी में वुमेन जा रही हैं, आर्म्ड फोर्सेस में, स्पेस में भी हम वुमेन को लेके जाना चाहते हैं। तो ये क्या है, वुमेन को हर एक प्लेटफॉर्म पे हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही तो है। पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पे कि पॉलिटिक्स ने किस तरीके से वुमेन के रोल को सुधारा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहते हैं दुनिया एक गांव बन गई है, यानी कि सब लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, WEF है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ये कुछ इंडेक्सेस, कुछ रिपोर्ट्स लेके आते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, वेज गैप रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स क्या करती हैं, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर एक इनफॉर्मल प्रेशर बनाती हैं, क्या, कि आपके यहाँ जेंडर इनइक्वालिटी है उसको आप इक्वल करिए, आपके यहाँ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको सही करिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ वेज गैप रिपोर्ट का। वेज गैप रिपोर्ट कहता है कि भारत में सेम क्वालिफिकेशन पे अगर दो लोग, एक मेल और एक फीमेल काम कर रहे हैं, तो मेल जो है वो फीमेल से 34% अधिक कमा रहा है। देख रहे हैं आप, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इसको कहते हैं, लिंग आधारित भेदभाव। इसके अलावा क्या है, एक सीडा है, कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। एक कन्वेंशन है, ग्लोबल कन्वेंशन, क्या नाम है फिर से बताता हूँ, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये भी तो पॉलिटिकल प्रेशर का ही देन है कि इंडिया ने एक ऐसे कन्वेंशन को साइन किया है और इंडिया इसलिए ग्लोबल जेंडर बेस्ड इक्वालिटी की तरफ काम कर रहा है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने पॉलिटिकल चेंजेस कुछ ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आज जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। मगर क्या ग्लोबलाइजेशन ने सब कुछ सही कर दिया है, ऐसा नहीं है, रामबाण नहीं है कोई ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा लिंग आधारित भेदभाव तो अभी भी हैं।
आपने देखा होगा कि विमेन बहुत सारे कामों में बढ़ रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या, वेज गैप की मैंने आपको बताई है कि 34% कम कमा रही हैं औरतें। ग्लास सीलिंग की बताता हूँ। ग्लास सीलिंग क्या होती है? ग्लास सीलिंग एक तरीके की इनविजिबल लिमिट है, इनविजिबल लिमिट है विमेन की ग्रोथ के लिए। क्या कि सोसाइटी में विमेन इस लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ सकती। हिलरी क्लिंटन जब चुनाव हारती हैं तो वो इसी ग्लास सीलिंग के बारे में बात करती हैं, कहती हैं कि मैं भले ही कितनी ग्रोथ कर ली मैंने, लेकिन मैं प्रेसिडेंट तो नहीं बन पाई। यानी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक अपर लिमिट सेट कर रखी है विमेन के लिए, जिसके ऊपर वो ग्रोथ नहीं कर सकती। तो एक तरीके की ग्लास सीलिंग अभी भी सोसाइटी में विमेंस के लिए एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा क्या, हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखिए, 17वीं लोकसभा भी हाल ही में बनी है, इसमें सिर्फ 14% विमेन है, 14%। और ये जो आज तक का हाईएस्ट है उसमें भी 14% ही सिर्फ विमेंस है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव्स आए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे लिख सकते हैं। कंक्लूजन लिखने की आर्ट है, पूरे क्वेश्चन को समराइज भी करना है और पॉजिटिव नोट पे खत्म भी करना है। तो आप लिख सकते हैं कि यस यस यस, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले हैं, लेकिन कुछ करने की ज़रूरत भी है। इस तरीके से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स? दबाव समूह क्या होते हैं? इनके द्वारा डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए क्या रोल प्ले किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, 2 पार्ट में आंसर लिखना चाहिए। इक्वल मार्क्स मिलते हैं दोनों के, इसलिए इक्वल एफर्ट भी होना चाहिए। पहला पार्ट क्या, सिंपल है, सीधा है, इसलिए आपको डिफाइन करके शुरू करना है। दूसरे पार्ट में एनालिसिस लिखनी है। ठीक है, दबाव समूह क्या है? दबाव समूह आपको पता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक तरीके की वॉलंटरी फॉर्मेशन है। वॉलंटरी फॉर्मेशन क्या होता है? जब स्वेच्छा से कुछ लोग एक संगठन के साथ जुड़ जाएं। अब ये जुड़े हैं तो किसी कारणवश जुड़े होंगे, यानी कि क्यों जुड़े? किसी एक रीजन को, किसी एक मांग को पूरी करने के लिए। इसी को आप क्या कहेंगे? एक प्रेशर ग्रुप। अब ये प्रेशर ग्रुप है तो प्रेशर किस पे बना रहा है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, फिर से मैं पूरी डेफिनेशन को फॉर्मल तरीके से बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है, दबाव समूह उन लोगों का एक संगठित स्वैच्छिक गठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए और कुछ सामान्य हित को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर इंग्लिश में। अ प्रेशर ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी टू अचीव सम कॉमन इंटरेस्ट। 3 पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन में, तीनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब प्रेशर ग्रुप जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग होता है। 2 रीजंस हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है, प्रेशर ग्रुप नहीं आना चाहता है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा सेम आइडियोलॉजी वाले लोग मिलकर बनाते हैं। ठीक है, राइटिस्ट हैं तो राइटिस्ट ही उस पूरे पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी है तो लेफ्टिस्ट हैं, तो लेफ्टिस्ट ही सारे के सारे मेंबर्स होंगे, है ना। तो आइडियोलॉजी बेस्ड होती है क्या, पॉलिटिकल पार्टी। प्रेशर ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। प्रेशर ग्रुप में हो सकता है कि हम अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो रहे हैं। तो सिर्फ इस एक इंटरेस्ट के लिए, इस इंटरेस्ट के लिए हम एक साथ आएंगे। इस इंटरेस्ट को पूरा तक करने के लिए हम सरकार पे प्रेशर बनाएंगे। जैसे ही ये पूरा होता है, हम हो सकता है फिर से अलग अलग चले जाएं। ये होता है प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या कहता है? किस तरीके से ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर रहा है? ठीक है, इसमें क्या है? पहला है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब नियंत्रण और संतुलन। किस पे नियंत्रण, किसका संतुलन? एक संतुलन बना रहा है कि बहुसंख्यकवाद ना हो डेमोक्रेसी में। ऐसा ना हो कि मेजोरिटी जो काम कर रही है वही हो जाए, माइनॉरिटी की कोई सुने ही ना। नियंत्रण किस पे? सरकार पे, सरकार की पॉलिसीज पे, सरकार के डिसीजन पे। तो इसमें हम पढ़ते हैं जैसे RTI और MKSS के बारे में एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसी ऑर्गेनाइजेशन की देन है कि आज की डेट में हमारे पास RTI है। अब RTI को चेक्स एंड बैलेंस से जोड़ते हैं। कैसे नियंत्रण और संतुलन रखता है? आपको पता है कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की ऑफिस को भी RTI के अंदर डाल दिया गया है। मतलब RTI इतना पावरफुल टूल है कि आप कहीं से भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है? सशक्तिकरण ही तो है हमारा, एम्पावरमेंट है सिटीजन्स का। तो ये प्रेशर ग्रुप की देन है। तो एक और चेक्स और बैलेंस बनाया है सरकार की ऊपर। उसके ऊपर क्या है? ये डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी बनाता है, सहभागिता बढ़ाता है लोगों की। कैसे बढ़ाता है? एक तरीका ये है कि सरकार अपने से फैसला ले ले और लागू करे। इसको कहते हैं वन वे ही तो हो रहा है। एक तरफ से बस चीज़ें आ रही हैं, दूसरा रिसीव कर रहा है बस। 2 वे क्या होता है? दूसरा भी कुछ बताए कि सर हमें ये चाहिए, आप क्या भेज रहे हो इधर से, हमें ये चाहिए। जैसे इसी वीडियो में आप कमेंट के थ्रू मुझे 2 वे डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट में आप बताओ कि ये करिए आप सर। मैं अगर अकेले बोलता रहूँ तो ये 1 वे डिस्कशन है।
तो डेमोक्रेसी को टू वे अगर करना है ना तो लोगों की तरफ से फीडबैक आना चाहिए। अब एक बंदा अकेले जाके बोले तो सरकार हो सकता है ना सुने, इसलिए प्रेशर ग्रुप अगर मिल के करेगा कुछ तो ये क्या है, ये सरकार में क्या एक दो तरफा प्रक्रिया को जन्म दे रहा है। इसलिए आप बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी को क्या बना रहा है, सहभागी लोकतंत्र बना रहा है, दो तरफा प्रक्रिया को बता रहा है। एग्जाम्पल के रूप में आप नर्मदा बचाओ का आंदोलन ले लो। नर्मदा बचाओ में क्या सरकार ने कहा कि ये डैम बनाएंगे हम और इसकी वजह से इतने एरियाज में आपको सिंचाई की बेनिफिट मिलेगी और ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारी भी कुछ दिक्कत है, उसको भी तो सुनिए आप। उसको सुनने के लिए कोई एक नहीं, एक ग्रुप बनाया गया जिसको कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने क्या किया, इस डेमोक्रेसी को टू वे बनाया। सरकार इधर से दी नर्मदा बचाओ और ये यहाँ से इन लोगों ने बताया कि हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ऐसा कोई डेवलपमेंट करिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो। इसलिए क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप डेमोक्रेसी को क्या बना रहा है, पार्टिसिपेटरी बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा पहला चेक्स और बैलेंस यानी कि नियंत्रण और संतुलन। दूसरा क्या है, मेक्स डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी, सहभागिता बना रहा है लोकतंत्र में। तीसरा क्या है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, सरकार और लोगों के बीच में एक सेतु का काम ही तो कर रहा है। यहाँ की बात इस तरफ और इस तरफ की बात इस तरफ, ये काम करने का काम कर रहा है कौन, प्रेशर ग्रुप। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है, इट प्रोमोट्स पीस। अब आप सोचेंगे कि लोकतंत्र में पीस को कैसे बढ़ावा दे रहा है एक दबाव समूह। देखिए क्या होता है, मुझे सरकार से कोई दिक्कत है, मैं एक तरीका ये है कि किसी भी तरीके से उनको अपनी बात बोल दूं, वो मेरी बात मान लें, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे सिस्टम्स नहीं होते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से काम नहीं करती हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि भाई डेमोक्रेसी वन वे चलती है, तो यहाँ के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे केसेस में बहुत सी चांसेस हैं कि इस आदमी को होगा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन में वो निगेटिव टेंडेंसी फॉलो करेगा। निगेटिव टेंडेंसी क्या, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताया कि झारखंड में एक रोड बनाने का प्रोजेक्ट चलने वाला है, ठीक है, उसकी वजह से इतने इतने गांव को लिया जाएगा, ये सरकार ने कह दिया। यहाँ के लोगों की अगर सुनवाई नहीं होगी, इन लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन लोगों को उचित पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में बहुत से चांसेस हैं कि इनको कोई और भड़का सकता है और इनको माओइस्ट या नक्सलिस्ट टेंडेंसीज की तरफ लेके जा सकता है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डेमोक्रेसी में आपकी परेशानियाँ, आपकी जो शिकायतें, उनको वेंट आउट नहीं किया गया, सही तरीके से सही जगह तक नहीं पहुंचाया गया, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप निगेटिव टेंडेंसी फॉलो करोगे और ये निगेटिव टेंडेंसी खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक पीस के लिए। इसलिए प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दिया, पॉलिटिकल सेटअप तक पहुंचा दिया, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको इन्होंने वेंट आउट कर दिया। जब वेंट आउट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आप पीसफुल तरीके से रिजोल्यूशन में भरोसा रखेंगे, आपका जो भरोसा है वो डेमोक्रेसी में फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएगा। इसलिए प्रेशर ग्रुप प्रोमोट करता है पीस को। इसके अलावा क्या, इसके अलावा आप देखेंगे एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग होती है फ्यूचर पॉलिटिशियंस की। प्रेशर ग्रुप में काम करते करते आप पॉलिटिक्स को अच्छे से समझने लगते हो। आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल जो हमारे सामने नेता हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी प्रेशर ग्रुप ने ही ट्रेन किया है ना। इसके अलावा क्या, इट असिस्ट पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग में कैसे, नीति बनाना है तो नीति हमेशा डेटा पे बनती है, इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कहते हैं इसको, कि मतलब किसी न किसी साक्ष्य पे आधारित हो आपकी जो भी नीतियाँ हो। ऐसे केसेस में आपको रिसर्च की ज़रूरत है, डेटा की ज़रूरत है, वो कौन देगा, बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो ऐसा ही काम करते हैं। जैसे फिक्की ACII है, ये लोग बहुत सारे रिसर्च कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते समय सरकार इनकी मदद लेती है, तो ये भी एक इनका पॉजिटिव रोल है। इसके अलावा क्या, अब क्या प्रेशर ग्रुप सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, नहीं, डेमोक्रेसी के रूट स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये ऐसे तरीके से काम करते हैं जहां डेमोक्रेसी को ही खतरा हो जाता है। जैसे होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट कहती है कि कई सारे NGOs ऐसे हैं जो बाहर से पैसा लेकर के भारत में इनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो आप, जैसे पीस के नाम पर या एनवायरनमेंट के नाम पे वो प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा क्या, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो सेक्शनल इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं, मतलब संकीर्ण हितों के लिए लगे हुए हैं। जैसे कोई जाति आधारित बन गया है, जाति आधारित अपना प्रेशर ग्रुप बना के एक जाति की बात कर रहा है। अब मैं अगर एक जाति की बात करूँ तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये करते क्या है, यहाँ पर कम्युनल फीलिंग लगी होती है। इनको लगता है कि इनकी जाति का भला तभी होगा जब दूसरी जाति का नुकसान होगा। ऐसे केसेस में सेक्शनल इंटरेस्ट की जब आप बात करेंगे तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। इसके अलावा क्या, अनएथिकल लॉबिंग। अनएथिकल लॉबिंग क्या होती है, मतलब आप लाभ हासिल करने के लिए, अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अनैतिक पैरवी में लग जाते हैं। देखिए लॉबिंग और पैरवी मैंने लिखा है, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट तो नहीं लग रहा था लेकिन सही है। तो
लॉबिंग ही आपको अक्सर मिल जाता है हिंदी में भी। तो इस तरीके से ये अनएथिकल लॉबिंग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ। एग्जांपल लीजिए फिक्की का एक तरफ, और एक तरफ लीजिए किसी गरीब एफपीओ का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या किसी भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। इनकी कुछ समस्या है जो इनको सरकार तक पहुंचानी है। कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं फिक्की के जो वो पूरा करवाना चाहता है। अब क्या लगता है आपको, सरकार तक पहुंच किसकी ज़्यादा है? फिक्की की, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके पास इतना पैसा, इतनी पहुंच है कि ये ज़्यादा चांसेस है कि ये पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो प्रेशर ग्रुप में एक ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक्सेस और इक्विटी ये चैलेंज होता है। मतलब सबकी पहुंच नहीं है और इक्वली सबकी पहुंच नहीं है, ठीक है। तो हमने कुछ नेगेटिव बात की, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे, और इसके बाद एक कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही लिखना चाहिए। क्या लिखा है? इस प्रकार इन समूहों ने लोगों को सामूहिक शक्ति प्रदान की। सामूहिक शक्ति क्या क्या मतलब है? अकेले अगर कोई इंसान कुछ कहना चाहे तो हो सकता है कि लोकतंत्र में उसकी बात ना सुनी जाए, लेकिन वही ग्रुप बना करके बात करेगा तो ज़रूर सुना जाएगा। इस तरीके से क्या है, लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद की जांच करता है सेल्फ, ये आपका प्रेशर ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? यूपी की इकोनॉमी पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी है, तो यूपी ने कहा कि उस 5 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कौन करेंगे? हम करेंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है भाई, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? करना चाह रहे हैं तो क्या चैलेंज और क्या इसमें संभावनाएं हैं, ठीक है। यही है क्वेश्चन 2 पार्ट में, हमेशा आंसर 2 पार्ट में। पहले पार्ट के बारे में लिखते हैं। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इसमें आपको क्या ध्यान देना है? अप्रोच क्या है? यही है कि मुझे किसी भी तरीके से 1 ट्रिलियन को यूपी की इकोनॉमी से जोड़ना है। यही तो होगा इंट्रोडक्शन, 2 चीज़ों को जोड़ने वाला। देखिए कैसे जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश 16% ऑफ नेशनल पॉपुलेशन यहाँ रहती है और 8.8% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका नेशनल जीडीपी में। इसलिए ग्रोथ इंजन का काम कर सकता है ये नेशन के लिए, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से आपने जोड़ दिया 2 चीज़ों को। क्या? पहले आपने इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस बता दिया यूपी का। क्या भाई? 16% जनसंख्या, 8.8% इसका योगदान है। इस प्रकार ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के थ्रू भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है। ये हो गया एक पॉजिटिव इंट्रोडक्शन। आगे क्या? आज की स्थिति क्या है? अब थोड़ा सा रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं। आज की स्थिति भाई लोग ये है कि यूपी की इकोनॉमी 0.2 ट्रिलियन की है अभी, ठीक है। करना कितना है? 1 ट्रिलियन। कितना गुना करना है? 5 गुना। कर पाएंगे? हाल ही में पता चला है कि भाई हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? यूपी की ग्रोथ रेट 5.3% है। मतलब आप हर साल ग्रो कर रहा हो 5% से, आपको लगभग 5 गुना करना है अपनी इकोनॉमी 5 साल के अंदर में। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि ये गोल कितना महत्वाकांक्षी होने वाला है। क्वेश्चन में इसीलिए पूछ रहा है आपसे कि क्या प्रॉस्पेक्ट है और क्या चैलेंजेस है इस चीज़ के लिए। ऐसे क्वेश्चन को डील करने का एक ही तरीका है, क्या? कि जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं वही आपके प्रॉस्पेक्ट हैं, जहाँ जहाँ आप लैग कर रहे हैं वो आपके चैलेंजेस हैं। इसी के अगल बगल कुछ लिखिए, आपका आंसर कंप्लीट है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, जैसे यूपी में अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का क्वेश्चन आ जाए, उसमें भी सेम यही बातें लिखनी है। यूपी में ये पूछ दे कि यूपी में लोगों को कैसे स्किल्ड करना, उसमें भी लगभग ऐसी ही बातें करनी है। जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारे पॉपुलेशन, उसमें स्किलिंग की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है आपको पता है, पहले ही सबसे पहले दिमाग में आ जाएगा। क्या? एग्रीकल्चर है, भीड़ बहुत है यूपी में, है ना। दूसरा क्या? एमएसएमई यूनिट्स हम देखते हैं अगल बगल, और बहुत सारी खेती की ज़मीन है ना। इन 4-5 चीज़ों के अगल बगल हम कुछ क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हैं अपना। देखते हैं कैसे। पहला लिखे हम एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के बारे में। एग्रीकल्चर क्यों? 50% जो वर्कफोर्स है यूपी का वो क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। ऐसे केस में अगर किसी भी तरीके से हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ा दें, एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ट्रिलियन की तरफ हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या बताता हूँ, अगर मैं पोल्ट्री छोड़ दूँ तो पोल्ट्री के अलावा बाकी लाइव स्टॉक में यूपी रैंक 1 है, ठीक है। यानी कि पोल्ट्री के अलावा बाकी लाइव स्टॉक में हम सबसे नंबर 1 है। इसके अगल बगल फिर बात करिए, क्या? ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कर लीजिए आप, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर लीजिए, येलो रिवॉल्यूशन की बात कर लीजिए, पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कहेंगे कि पूरा करना क्या है, हमको करना क्या है कि एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को इस तरीके से हमेशा डील करिएगा जब भी क्वेश्चन आए। पहला है इनपुट अप्रोच, और दूसरा है लाइफ साइकिल अप्रोच। बताता हूँ दोनों के बारे में। इनपुट अप्रोच क्या कहता है? इनपुट अप्रोच ये कहता है कि एग्रीकल्चर में जो जो इनपुट लग रहे हैं उन पे कुछ अच्छा करिए आप,
कुछ सोल्यूशन करिए वहाँ पर, उसकी वजह से आपकी पूरा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होती है अभी बताता हूँ। इनपुट अप्रोच देखिए, जैसे सॉइल है, सीड है, ठीक है, मार्केट है, उसके अलावा क्या प्रोडक्शन है, उसके अलावा क्या कोल्ड स्टोरेज है, उसके अलावा क्या एक्सपोर्ट है। इस तरीके से जो भी आपको जहाँ जहाँ इनपुट है, फर्टिलाइज़र है, इन सब पे कुछ कुछ काम करिए। क्या काम कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लगा दीजिए। सीड के लिए सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है आपका, किस दर से आप अपनी जो बीज हैं उनको बदल रहे हैं, उसके रेट को बढ़ा दीजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करिए। फर्टिलाइज़र का जो अनुपात है उसको फिर से सुरक्षित बनाइए, अच्छा बनाइए। अभी बहुत ही यूरिया की तरफ झुका हुआ है अनुपात है, जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया इनपुट अप्रोच। इनपुट अप्रोच में भी बोल के आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। दूसरा है लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइफ साइकिल मतलब पैदा होने से मरने तक की जो हमारी कहानी है। क्या करना है, पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए खेती की। दूसरा क्या करिए, मार्केट को जोड़िए, यहाँ एपीएमसी रिफॉर्म करिए, ग्राम लाइए, ई नैम लाइए, ठीक है। उसके अलावा क्या, मार्केट के बाद इसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद क्या, फूड प्रोसेसिंग बढ़ाइए, फूड प्रोसेसिंग में फूड पार्क इस्टेब्लिश करिए। उसके अलावा क्या, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाइए। इस तरीके से एक लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग सरकार की प्रायोरिटी है इस समय। पिछले साल संपदा स्कीम आई थी जिसके तहत फूड पार्क इस्टेब्लिश करना है। फूड पार्क का क्या उद्देश्य है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है ना उसको कम करना है। एग्रीकल्चर में वेस्ट कम से कम जनरेट हो और वैल्यू एडिशन हो। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है, आपने आम पेड़ से तोड़ा बेच दिया, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि उसी आम का आप अचार बना के भेजो। यानी कि उसके मूल्य में कुछ वर्धन करो, कुछ ऐसा एडिशन करो जिससे उसकी क्वालिटी में कुछ और फर्दर चेंजेस आएँ। उसकी वजह से जो आपकी वैल्यू में एडिशन होगा उसको आप कहते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन की तरफ हमको बढ़ने की ज़रूरत है। मार्केट के रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट में क्या बोला है सरकार ने, 30 बिलियन अभी हमारा क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, जिसको हमको क्या करना है, 60 बिलियन तक जाना है। यानी कि दुगना करना है हमें। क्या करना है अपने आप को, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को हमको दुगना करना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बारे में ये सब आप बात कर सकते हो। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बात कर सकते हो, जिसमें टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के बारे में सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया। इनके प्राइस वॉलेटिलिटी जो है ना, इनकी साल भर में इनके प्राइसेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उतार चढ़ाव, उसको एक फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन लेके आई है सरकार। इसके अलावा क्या, पहला हो गया हमारा एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग। दूसरा है एमएसएमई। एमएसएमई यूपी की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे, अगर 100 यूनिट एमएसएमई की पूरे देश में काम कर रही हैं, उसमें से 14 यूनिट्स अकेले यूपी में काम कर रही हैं। समझ रहे हो आप, यूपी का इंडिया की एमएसएमई सेक्टर में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन जनरल भी एमएसएमई जो है वो 40% कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। तो एमएसएमई यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एमएसएमई इंपॉर्टेंट है तो एमएसएमई पे कुछ काम करिए, उस तरीके से 1 ट्रिलियन की तरफ आप पहुंच सकते हैं। क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आई सरकार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मतलब हर एक जिले में एक उत्पाद है जो वहाँ की खासियत है। अगर आप उस पर कुछ काम करते हो तो उससे क्या होगा, उसको मार्केट मिलेगी। मार्केट जब भी मिलेगी तो उसकी वजह से क्या बनेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक क्या होता है, किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से आगे भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, पीछे भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। जैसे ये अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ से, जैसे आजमगढ़ है, आजमगढ़ में एक निज़ामबाद है, निज़ामबाद की कुछ काली मिट्टी से बने हुए कुछ प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही फेमस हैं। अगर इनको कोई खरीदने आता है तो हो सकता है यहाँ की कोई और चीज़ें भी वो खरीद के ले जाएं, या इस चीज़ को बनने के लिए जब इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाएगी तो यहाँ से पीछे से भी कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आगे भी इसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस। इसके अलावा क्या, इस पूरे स्कीम की वजह से मार्केट जो है ना वो एक क्रिएट होगी। जैसे जीआई का कॉन्सेप्ट क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो हम देते हैं, उसकी वजह से भी तो ये ब्रांड बनता है ना। जब ब्रांड बनेगा तो इसकी वजह से मार्केट क्रिएट होगी, वो जगह फेमस होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट होंगे। सेम आइडिया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के पीछे। इसके अलावा क्या कर रही है सरकार, एमएसएमई के लिए लोन इजीली मिल जाए उसके लिए 59 मिनट एक पोर्टल चलाती है सरकार। एमएसएमई संपर्क और एमएसएमई समाधान 2 स्कीम है। संपर्क क्या मतलब, 2 लोगों का संपर्क हो रहा है। कौन कौन है, कुछ लोग जिनको जॉब चाहिए और कुछ लोग जो जॉब दे रहे हैं। जो एमएसएमई जॉब देना चाहती हैं वो भी रजिस्टर करेंगे, जिन लोग को जॉब चाहिए वो रजिस्टर करेंगे। सरकार एक तरीके का बीच में पोर्टल प्रोवाइड कर रही है, यही है एमएसएमई संपर्क। एमएसएमई समाधान क्या है, कोई समस्या है जिसका समाधान करना है। क्या समस्या है, सरकार एमएसएमई से कई चीज़ें खरीदती है, टाइमली पैसा नहीं देती है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया एमएसएमई समाधान।
यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर करिए, सरकार इसको मीडिएट करवा के ख़त्म करवाएगी, जल्दी से जल्दी आपके पैसे को आप तक पहुँचाएगी। ये है एमएसएमई समाधान। इसके अलावा एमएसएमई बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये क्वेश्चन एमएसएमई पे नहीं है, इसलिए पूरी डिस्कशन एमएसएमई पे फोकस नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा यूपी की क्या खासियत है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है भाई, लोग बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। कैसे? अगर हम इन सारे लोगों को एक स्किल प्रोवाइड करते हैं, स्किल्ड लेबर रहेगा ना, तो वो ज़्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इसी को देखते हुए यूपी की सरकार ने एक अपना गोल रखा है, क्या 65 लाख लोगों को 2030 तक क्या देंगे, हम कौशल प्रोवाइड करेंगे। आज की डेट में क्या स्थिति है डेमोग्राफी की यूपी में, जनसांख्यिकी लाभांश क्यों है? कहते हैं 2011 का सेंसस बताता है कि राज्य की 49% लगभग 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी एज क्या है 15 से 49। 15 से 49 वो एज होती है जिस समय आप इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। इसलिए यूपी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसे लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाए तो ये कितना ही प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, यूपी की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप अदर्स लिख सकते हैं, जैसे माइनर पॉइंट जो हैं, जैसे टूरिज्म में एक होता है यूपी में हेरिटेज आर्क चलता है, हेरिटेज आर्क, ठीक है। उसके अलावा क्या है, बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रसाद, दूसरा क्या है सर्किट, क्या नाम है, जो टूरिस्ट सर्किट बनाई जा रही है यूपी के द्वारा। पूरे इंडिया में कई सारे टूरिस्ट सर्किट बनाई जा रही हैं, यूपी में भी जैसे रामायण सर्किट बन रही है, कृष्णा सर्किट बन रही है, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अभी 2018 में यूपी ने एक टूरिज्म पॉलिसी भी लेके आया है। इस पर शायद मेंस में 2018 में क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि टूरिज्म पॉलिसी यूपी की, या उसके बारे में कुछ लिखना था। एनिमल हस्बेंड्री पर हमने बात करी है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस में क्या आपको पता है, बुंदेलखंड में क्या बन रहा है हमारा, डिफेंस कॉरिडोर, रक्षा गलियारा, ठीक है। यहाँ पे विनिर्माण एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा हम बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब किसी न किसी तरीके से 1 ट्रिलियन की तरफ हमको ले जाने की प्रयास हो रहे हैं। तो अब इस तरीके से आप एक बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। आगे क्या लिखना है, आगे चैलेंजेस लिखने की। क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है यूपी में? नहीं। चैलेंजेस क्या है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा बहुत कम है, 32% है बस। इसका मतलब क्या है, 100 में से 32 लोग ही ऐसे हैं जो किसी तरीके का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 68 लोग क्या हैं, अभी भी डिपेंडेंट है, ठीक है। इनके कमाए हुए पे ये खा रहे हैं बैठ के। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है यूपी के लिए। मैक्सिमम लोग, क्यों मैक्सिमम लोग किस एज में है, 15 से 49 में। अभी आपने देखा 15 से 49 में अगर, तो इनको तो किसी तरह का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ना, लेकिन अभी क्या है, डिपेंडेंट बने हुए हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ हम जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, रीज़न क्या हो सकते हैं, विमेन काम नहीं कर रही हैं यूपी में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विमेन का यूपी में कम है, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका एजुकेशन ये भी कम है। तो 50% जनसंख्या यानी कि 50% जो विमेंस होती हैं वो तो काम ही नहीं कर रही हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो कम रहेगा ही। इसके अलावा क्या है, स्किल्स की बात करें, हमने बोला भाई लोग बहुत हैं, लेकिन ये लोग भीड़ बन के रह जाते हैं अगर इनके पास स्किल्स नहीं रहती हैं। आज इस समय यूपी की मैक्सिमम जो जनता है वो क्या काम कर रही है, वो कोई ना कोई मैनुअल लेबर का काम कर रही है या प्रच्छन्न बेरोजगारी में लगी हुई है। जैसे खेती में अगर 30 लोग की ज़रूरत है, वहाँ पे तो 50 लोग काम कर रहे हैं। अरे इन 20 लोगों को निकाल के किसी और स्किल प्रोवाइड करके किसी प्रोडक्टिव काम में लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। इस पर सरकार काम कर रही है वैसे। इसके अलावा क्या, हाई जियो डेमोग्राफिक लोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ध्यान से सुनिएगा। कहता है उच्च भू जनसांख्यिकी भार, शब्द को तोड़ के पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। कहता है भू जनसांख्यिकी भार, मतलब भू मतलब कोई भी एक फिजिकल लैंड, जनसांख्यिकी मतलब पॉपुलेशन, तो किसी भी एक पर्टिकुलर फिजिकल लैंड या रिसोर्स के एवज में कितनी पॉपुलेशन है, यही होता है जियो डेमोग्राफिक लोड। भारत में और यूपी में भी ये निगेटिव है, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पे जगह कम है। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो बाधित होगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, लोग ज़्यादा हैं। ऐसे केसेस में जब तक लोगों की स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया जाएगा, ये खतरनाक स्थिति होती है किसी भी देश के लिए। बाकी हमारा क्या है कि हमारा डेवलपमेंट स्क्यूड है, मतलब हमारा जो विकास है यूपी में वो समावेशी नहीं है। समावेशी नहीं कैसे बताता हूँ, देखिए, एक है वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड। ये 4 इकोनॉमिक डिवीजन है यूपी के, याद रखिएगा, ऐसे आंसर में आप लिख सकते हो। वेस्टर्न यूपी की क्या खासियत है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसको ग्रोथ मिला हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके पास दिल्ली जैसा मार्केट है। ईस्टर्न यूपी में ऐसा कुछ नहीं है, ईस्टर्न यूपी एग्रीकल्चर है, यहाँ पर
ग्रीन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट जनरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा भी नहीं पहुंचा है। इनको फर्स्ट जनरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा भी मिला है वेस्टर्न यूपी को। तो पहली बात इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा भी है, और तो और मार्केट भी है इतनी बड़ी। ईस्टर्न यूपी इन चीज़ों में लैग करता है। बुंदेलखंड में फिजिकल जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पानी नहीं है, ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर आप देख रहे हो कि चंबल नदी और उसके जो बीहड़ वाले क्षेत्र हैं, ये सब क्या बताता है कि जो ग्रोथ है यूपी का वो इक्वल नहीं है। और इसकी वजह से चूँकि चारों एरियाज़ के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए इक्वल कंट्रीब्यूशन भी इनका यूपी की ग्रोथ में नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को क्या करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक समावेशी विकास करने की ज़रूरत है, मतलब सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलना चाहिए। अब इसके बाद हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या? ऑल्दो द गोल इज़ ऑप्टिमिस्टिक, हमने देखा भाई गोल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है ये, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी पहल हैं जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन्वेस्टर समिट, रक्षा गलियारा, एक्सप्रेसवे, कौशल भारत मिशन, इन सब की वजह से हम गोल प्राप्ति की तरफ एक कदम उठा चुके हैं। ठीक है, ये हो गया एक पॉजिटिव आपका कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है और आपको क्या लगता है कि सरकार को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे क्यों खर्चा बढ़ाना चाहिए। देखिए NIP क्या है, क्वेश्चन 2 पार्ट में है, आंसर भी 2 पार्ट में होना चाहिए। पहला पार्ट एकदम फैक्चुअल है, दूसरा पार्ट एनालिटिकल है। पहले पार्ट पे हम आते हैं। NIP है क्या? NIP सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं का एक समूह है जो 2020 से 2025 के बीच में सरकार की प्राथमिकता में है। मतलब 2020 से 2025 के बीच में सरकार सोशल और इकोनॉमिक दोनों हैं, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ पैसे खर्च करेगी और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है NIP। ठीक, ये हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का, जिसके बारे में हमने कुछ लिख दिया। आगे हमें क्या लिखना है? NIP में कितना खर्चा कर रही है सरकार? 102 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और ये पैसे कौन दे रहा है? ये पैसे 3 लोग मिलकर दे रहे हैं, सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर। सेंटर, स्टेट, प्राइवेट सेक्टर का रिस्पेक्टेबल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 39% सेंटर, 39% स्टेट और 22% प्राइवेट सेक्टर देने वाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन पार्ट 1। हमने बताया NIP क्या है, ध्यान सुनिए। सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक समूह है जो 2020 से 2025 की सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसके अंतर्गत हम 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं और इसका अनुपात 39, 39 और 22 का है। ये हो गया पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें ये बताना है आपको कि सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है? हेल्थ पे भी काम करेंगे हम, एजुकेशन पे भी काम करेंगे, और इकोनॉमिक आपको पता है कि रोड बनाएंगे, सागर माला है, भारत माला है, ये सब क्या है? एक तरीके के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही तो हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या पूछता है आपसे कि क्यों लगता है आपको सरकार को कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना चाहिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनते हैं। इंडिविजुअल क्या? जैसे मैं रोड पे क्वेश्चन पूछूं कि भारतमाला का सवाल दिया मैंने, और फिर मैं भारतमाला पे आपसे पूछूं कि भारतमाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या चैलेंजेस है। एक ही हो गया। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपकी जो सोच होनी चाहिए बहुत ही ब्रॉड होनी चाहिए, ऊपर ऊपर सोचेंगे, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या फ़ायदे हैं वही लिख देंगे, उसी से समझ में आ जाएगा क्या कि क्यों हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। एक डेटा ये कहता है कि 2030 तक भारत की 42% जनसंख्या कहाँ रहेगी? शहरों में रहेगी। आज की डेट में कितनी रहती है? 2011 का सेंसस बताता है कि भाई 31% जनसंख्या जो है वो शहरों में रह रही है। आज ही के हाल ऐसे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत बुरी है शहर में। बहुत से प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी है ना, उसके बाद अमृत, ये सब क्या है? हृदय, ये सब क्या है? ये सब किसी न किसी तरीके से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की पहल है। इसके अलावा 42% जब जनसंख्या 2030 तक हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही भारी मात्रा में खर्चा करने की ज़रूरत है? तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? वही कहता है जनसांख्यिकी लाभांश। कहता है कि भारत की 68% जनसंख्या, 68% जनसंख्या ऐसी है जो वर्किंग एज में होने वाली है 2030 के टाइम पे। मतलब वो किसी न किसी तरीके का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पे आया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट कि अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ हेल्थ में, एजुकेशन में हम खर्चा नहीं करेंगे, इनको ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाएंगे ना, तो उसकी कमी की वजह से ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर में बदल सकता है। तो इसलिए भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस, क्या मतलब है इसका? देखिए जलवायु परिवर्तन जो होता है और जो डिजास्टर्स आते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। हमारा उद्देश्य अभी ये है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो डिजास्टर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सके, ठीक है। इसकी पहल ली है इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 इनिशिएटिव इंडिया के, क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, दूसरा CDRI, CDRI फुल फॉर्म सुनिएगा ध्यान से, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जो डिजास्टर को सह सके, डिजास्टर के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सके। ये इंडिया की पहल है, जैसे ISA था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का पढ़ लीजिएगा जहाँ भी आपको मिले। CDRI, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या? चूंकि इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया CDRI, इसलिए भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू डिजास्टर के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव था कि डिजास्टर के द्वारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा आता है इकोनॉमिक एंगल। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, वो क्या कहता है कि भाई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं, तो इंडिया का स्थान क्या है? 140 में से 70 पे, यानी कि आपको बहुत ही कुछ करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इसके अलावा क्या? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हम मेक इन इंडिया लेके आए। मेक इन इंडिया तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिजली टाइम पे आ रही है, जो माल बन चुका है उसको पोर्ट तक पहुंचाने के लिए अच्छी रोड है, पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस तुरंत हो रहा है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। प्रधानमंत्री ने बोला है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। इकोनॉमी ऐसे 5 ट्रिलियन की नहीं बनेगी, उसके लिए आपके पास इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके, ठीक है। ऐसे केस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड दिखाता हूँ आपको। कहते क्या है कि 2008 से 2017 के बीच में, मतलब करीब एक दशक 10 साल में हमने कितना पैसा खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे? 1.1 ट्रिलियन, ठीक है, ओके। और अगर 5 ट्रिलियन तक जाना है तो हमें 1.4 ट्रिलियन खर्च करना पड़ेगा अगले 5 सालों में। समझ रहे हो आप? पिछले एक दशक में कितना किया है? 1.1 ट्रिलियन, जो अब सिर्फ 5 सालों में उससे बढ़ा के 1.4 ट्रिलियन करने की ज़रूरत है। इसलिए भी आप बोलोगे कि NIP जैसा प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि अगर हमको 5 ट्रिलियन तक जाना है तो 1.4 ट्रिलियन का क्या करना है? हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तब जाके हम इस इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा? क्वेश्चन NIP क्या है? पहला पार्ट देखो, क्वेश्चन हमेशा देखिए, अगर आप 2 पार्ट में है तो 2 पार्ट में आंसर करना है, ठीक है। पहले पार्ट को हमने लिख दिया, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आज आपने पढ़ ली। दूसरा पार्ट एनालिटिकल था, उसमें आप जनसंख्या के बारे में बात कर सकते थे, जो हमने करी है। अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अलावा डिजास्टर रिस्पांस के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसका कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में स्पेस बहुत है तो सागरमाला, भारतमाला, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, फूड पार्क है, सागरमाला है, भारतमाला, इनके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। इस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को क्यों खर्च करने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी सिखाता चलूँ। क्वेश्चन में पहले यही सोचना है कि लिखना कैसे है, ये आ गया तो फिर क्या है तो सोचना ही नहीं है क्या लिखना है। इस पर तो बहुत कुछ आने वाला है आपके पास। मेंस लिखते टाइम तक आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन होता है कि बात मानिए, इस साल मैंने देखा कि जो 125 शब्द वाले क्वेश्चंस थे, लोगों को इतना आ रहा था कुछ क्वेश्चन में जिसमें उन्होंने 3-3 पेज भर दिए। समझ रहे हो आप? लेकिन क्या लिखना है ये मत सोचिए, कैसे लिखना है सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए। वो आ गया तो क्या लिखना है कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे कर सकते हैं? पहला, मैं तो बोलूँगा कि यहाँ की एक नोट मेकिंग करिए। दूसरा, जो लोग वर्किंग हैं या जो नोट मेकिंग नहीं करते हैं वो क्या करें, किसी वीडियो को फिर से प्ले करिए, स्पीड बढ़ाइए और बार बार देख लीजिए। इस तरीके से आपका रिवीजन रहेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ क्या कि UPPCS या UPSC ऐसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं ना या टॉपिक्स हैं बहुत ही इंटर रिलेटेड है। जैसे मैंने आज जो 1 ट्रिलियन यूपी का आपको बताया, फैक्ट बताया, जैसे मैंने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बताया, तो वो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो कई क्वेश्चन में घुमा फिरा के यूज़ होती हैं, यही करते हैं, रिसाइकलिंग ही है इस एग्जाम में करना। बस ये है कि वो चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए, आपके टिप पे होनी चाहिए। वो कैसे होगा? रिवीजन खूब सारा करिए, ठीक है। एक लास्ट में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए, यूपी
सॉरी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करता है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एनआईपी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। 2013 में हमने 5.32 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। 2018-19 में क्या कर रहे हैं हम, 10 लाख करोड़ रुपए एक साल में लगभग खर्च करते रहे हैं। अभी 5 साल के अंदर 2020 से 2025 के बीच में कितना करने वाले हैं, 102 लाख करोड़। समझ रहे हो आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मतलब अभी मैक्सिमम एक साल में 10 लाख करोड़ तक खर्चा करते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, 5 साल के अंदर में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। इसलिए भी एनआईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन में एनआईपी के बारे में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।